नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 2024 का क्या है प्लान? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंप दी है। यानी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है 2024 में, किस तरह से प्लानिंग की जाएगी और क्या कुछ प्लान रहेगा। क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका यह दावा है कि 2024 की अगर बात की जाए तो 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही ये दावा करते आए हैं कि 75 प्लस का जो लक्ष्य है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। तो वहीं पर आज भारत समाचार से बातचीत करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटें जीतेगी। यानी कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आत्मविश्वास से जो है वो लबरेज नजर आ रहे हैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो यही इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चौधरी को कमान क्या है 2024 का बीजेपी का प्लान, तो मिशन 2024 पर किस तरह से तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी पर जो है हम लगातार बातचीत करेंगे। और आज हमने देखा भूपेंद्र चौधरी का जिस तरह से शानदार स्वागत किया गया। इससे पहले वो ट्रेन के शताब्दी से लखनऊ पहुंचे हुए थे दिल्ली से, और तमाम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, कानपुर, अलीगढ़, अलग अलग शहरों में उनका तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने स्वागत किया। एक कहा जाए कि इसको एक इवेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य परिवार से आए कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये ताकत है और उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इस भूमिका में काम करने का अवसर मिला है। माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो आगे का जो कहा जाए कि जो रणनीति है, जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की जाएगी, और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम जो मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। समीर सिंह जी सपा प्रवक्ता है। इमरान लतीफ जी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। रजनीकांत मिश्रा आरएलडी के प्रवक्ता है। दिलीप यशवर्धन जी है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश त्यागी जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा कि सर देखिए अब 2024 का जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत है वो हो गई है, और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो किया गया है आज भूपेंद्र चौधरी के लखनऊ आगमन के बाद, ये कह रहा है कि जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के उनमें एक नया उत्साह जो है वो दोबारा से जो उसमें संचार करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। जी शांतनु जी, देखिए मैं बताऊं कि कार्यकर्ता में जोश स्वाभाविक है जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को शीर्ष स्थान पर अपने प्रदेश के बैठाया है। तो इससे आम कार्यकर्ता में जिस तरह से उत्साह बना है, सब कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता ऊपर तक जा सकता है अपनी क्षमताओं के, अपने काबिलियत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर और संगठन में उपयोगिता के बल पर वो ऊपर तक जा सकता है। तो इससे कार्यकर्ता में जोश, जज्बा और जुनून जो पैदा हुआ है वो आज सड़कों पे दिखाई दिया। भूपेंद्र जी का अनुभव संगठनात्मक लंबा रहा है। वो 3 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं पश्चिम के,
और पश्चिम की लड़ाई आप जानते हो कि किस तरह से जटिल रही है। उस जटिलता को दूर करने में भूपेंद्र जी का योगदान बहुत अच्छा रहा है। वो सहज, सरल और सामान्य व्यक्ति हैं। कार्यकर्ताओं से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पार्टी नेतृत्व की नीतियों को और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर समझते हैं और उसका जनता में वो देते हैं। आप पिछले देखिए, पिछले 14 के बाद से आप जब देखोगे तो पश्चिम हमेशा बेहतर रिजल्ट देता रहा है। खासतौर से मैं जिक्र करूँगा 19 का। 2019 में पश्चिम में सबसे बड़ा संकट था, सबसे बड़ा गठबंधन से चुनाव हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का। बसपा, सपा, लोकदल और कांग्रेस भी पीछे से साथ दे रही थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ रिजल्ट जो रहे, जो परिणाम रहे, जो प्रदर्शन रहा, वो बहुत शानदार रहा। और लोकदल के, मैं खासतौर से लोकदल का जिक्र इसलिए करूँगा कि लोकदल को वहाँ अच्छी वो मानी जाती है कि ज़बरदस्त पकड़ है उसकी जी। अजीत सिंह और जयंत अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की परिश्रम और सरकार और नेतृत्व की कार्यप्रणाली का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नतीजे दिए। जनता के भीतर लोकप्रियता भूपेंद्र जी की भी है और नेतृत्व के निर्देश पे जिस तरह से वो काम करते हैं तो उसका परिणाम आज सबके सामने है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में पार्टी लेकर आई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पार्टी ने लक्ष्य तय करा है 80 सीटों का, हम 2024 में 80 सीटें जीतने में उनके नेतृत्व में कामयाब रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि आप आरएलडी के जो प्रवक्ता है उनसे रजनीकांत मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि रजनीकांत मिश्रा जी से ये जानने की कोशिश करूँगा कि अब देखिए कहीं ना कहीं जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर अब मुश्किलें जो है वो आरएलडी के लिए बढ़ती जा रही हैं। नहीं, मुश्किलें क्यों? प्रदेश अध्यक्ष तो बनना है, उनकी पार्टी का मामला है, बीजेपी का जी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब प्रदेश अध्यक्ष को और आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे को जाट बिरादरी के हैं जी, तो ये देखना तो ठीक बात नहीं है। जाठों ने अपना नेता जयंत चौधरी को माना है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपना नेता जयंत चौधरी को माना है। उन्होंने उनको रस्म पकड़ी करके चौधरी उनको माना है। हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अब आपको किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। आप जाट नेता उपराष्ट्रपति बना लें, अध्यक्ष बना लें, कुछ भी बना लें, इस पर चुनाव में समीकरण नहीं बदले जा सकते। और ये सारी जितनी भी कवायद हो रही है तो अब ये जातिगत समीकरण को आप कहेंगे कि अब वो किसको क्या बना दिया, राष्ट्रपति किसको बना लिया, ये बातें तो ठीक नहीं है और इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। आपने चूंकि इन्होंने काम नहीं किया तो ये जातिगत समीकरण में आ रहे हैं। इन्होंने किसानों का दाम दुगना नहीं किया, इन्होंने जितनी बातें कहीं, एक वादे नहीं पूरे किए। अब उससे बचने के लिए ये सब एक हथकंडे हैं। और ठीक है, हम भी स्वागत करते हैं भूपेंद्र चौधरी जी का, उन्होंने एक पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, बधाई मेरी तरफ से भी उनको है। लेकिन उसका इफेक्ट आरएलडी पर, लोकदल पर, जैसा कि त्यागी जी ने कहा, ठीक है चुनाव हम हारे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव चौधरी अजीत सिंह और जैन जी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। आपने कहा, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे वोट नहीं मिला था। फिर 2022 में मैं 8 सीटें जीता, मेरे पास विधायक नहीं थे, फिर मैं 8 सीटें जीता। जिस दिन हम 8 सांसद जीतेंगे तो किसानों का काम अपने आप करने लगेंगे, एक मजलूमों मजदूरों का काम अपने आप करने लगेंगे। ठीक है, कहीं ना और कहीं मेरी लड़ाई है, कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो फायदा जरूर मिला है, ये जो गठबंधन हुआ था आप लोगों का विधानसभा चुनाव में, इसको फायदा जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनका लक्ष्य था उसमें वो कामयाब हुई है। नहीं, देखिए आप बात करेंगे जाठों की, चौधरी चरण सिंह का हटा के वहां पे उनसे बड़ा जाट नेता कौन था? उनकी प्रतिमा हटा के हरिद्वार में आप उनका नाम बदलने की कोशिश करेंगे। आप इस तरह के तमाम काम करेंगे। आप कभी किसान घाट नहीं जाएंगे, आप कभी उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे और आप बात करेंगे कि मैं तो जाटों का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। ये बातें नहीं चलेंगी। ये जनता समझ रही है और लोग समझ रहे हैं। हम किसानों की, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते। ठीक है, समीर सिंह जी, कितनी ज़्यादा चुनौती जो है वो आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है? शांतनु जी, चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए मुझे बढ़ती हुई कुछ खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखिए ये तो एक औपचारिक ऐलान है ही। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक प्रदेश अध्यक्ष तो उसको नियुक्त करना ही था, चाहे वो किसी को भी करते। अब वो भूपेंद्र चौधरी जी को उन्होंने इस पद पे रखा है और बड़ा पद है। उत्तर प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है लोकसभा चुनाव के लिए, तो पहले तो भूपेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा गया। और आगे जो भी रीजंस थे उनको रखने के लिए, क्योंकि अटकलें काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ चल रही थी। इनफैक्ट बीच में
ये भी पता चला था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय केशव मौर्य जी, वो भी उनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने 2-3 चक्कर दिल्ली के भी लगाए। अब वो किस उसमें चलते उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया और भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया। अगर ये कहा जाए कि भूपेंद्र चौधरी जी को जो पूर्वांचल, जो पश्चिम का जो वोट बैंक है, जो जाट का बैक है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है कि देखा जाए तो। इसका मतलब ये है कि जो आरएलडी का जो जन समर्थन बढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के लिए जो सपोर्ट हमें 2022 के चुनाव में दिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शायद कहीं ना कहीं उसी से थोड़ा सा डर के या उसी को काउंटर करने के लिए एक पश्चिम के नेता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर इसके चलते बनाया गया तो इसमें भी समाजवादी पार्टी को कोई मुसीबत या फिर ऐसी हमारे खास सामने कोई चुनौती आती नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे लिए तो फिर ये और अच्छी ही बात है। और रही बात कि जिस तरीके से भाजपा के संगठन की बात है, तो भाजपा का संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है वो सबके सामने है। भाजपा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है सबके सामने है। अगर ये कहा जाता है कि किसानों की जो बेल्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे चौधरी साहब, अगर जो आपके भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो उसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हद तक किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कर रही है, तो वो भी उनके, तो मैं जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का भूपेंद्र चौधरी जी को बनाने के पीछे जो इंटेंशन थी, जो मुद्दे थे, वो उन मुद्दों पे मुझे नहीं लगता कि बहुत खरे उतरने वाले। वापस आएंगे इस पर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबका एक कमेंट जो है वो हो जाए। देवेंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं, किस तरह से अब चुनौतियां जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष भी अभी तक आपकी पार्टी ने जो है वो घोषित नहीं किया है। देखिए शांतनु जी, आज डिबेट है भारतीय जनता पार्टी के नए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पर। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को उनके अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि वो अपना काम जो जनता उनकी पार्टी ने सौंपा है वो ठीक से करें। मगर सच्चे रूप में देखा जाए, सर आपकी पार्टी कब करेगी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति? बहुत जल्द से जल्द शांतनु जी आपको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत ही तेज तर्रार और ज़मीनी नेता आपको अध्यक्ष के रूप में हमारा हाईकमान देगा। प्रक्रिया चल रही है, जल्द से जल्द हम आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम बताएंगे कि आप जान ही पाएंगे। बड़ा मीडिया ये है, सब कुछ मालूम होगा जी। मैं कहना चाहता हूँ शांतनु जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, जो हमारे बुनियादी उत्तर प्रदेश के जन सामान्य के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनसे ओझल करने के लिए। और अभी 2 साल पहले जिस तरीके से 1 साल तक किसान आंदोलन चला और मोदी जी ने बिना किसी राजनीतिक दल से सलाह मशवरा के, बिना चर्चा की, जिस तरह से किसानों के खिलाफ जो उन्होंने बिल पास किया था, उसके बाद माफ़ी मांगते हुए वापस लिया। और न जाने कितने हमारे किसान, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे जाट बेल्ट के ही न जाने कितने किसान शहीद हो गए। आखिर उसका जवाबदेही क्या भारतीय जनता पार्टी के पास है? हम समझते हैं आज एक जाट समुदाय के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष बनाना और राष्ट्रीय वो उपराष्ट्रपति बनाना, ये सब उसी का एक कवायद है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो जाट, गुजर, राजपूत और जो ये समुदाय है, एक मार्शल समुदाय है, कभी किसी के गुनाहों को और अत्याचार को आज तक इतिहास गवाह है माफ़ नहीं करता है। और जिस तरीके से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने पिछले कई वर्षों से उनके साथ जोर जबरदस्ती अत्याचार किया, पूरा के पूरे, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कितनी कितनी यातनाएं
सर उसी हम टाइम पे भूल नहीं सुधारने सकते के लिए हैं, भूपेंद्र जी को जिम्मेदारी हम भूल दी है। नहीं ठीक है सकते सर, हैं ठीक कि है, जो वापस आइए, हालात देवेंद्र हुए जी, हैं, वापस आइए शायद आपके पास। उस पे मरहम इमरान लगाने लतीफ के जी भी लिए हमारे साथ जुड़े भारतीय हुए हैं। जनता इमरान पार्टी ने ये जी, कवायद इमरान किया। जी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए इस वक्त जो है आपसे काफी ज्यादा कहा जाए कि गुत्थम गुत्ता जो है बीजेपी की हो रही है। देखिए शांतनु जी, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है, बड़ा खुशी का विषय होता है जब उसे इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से भूपेंद्र चौधरी जी को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो प्रदेश की बेहतरी के लिए अपने संगठन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आम आवाम की बेहतरी के लिए भी काम करने का प्रयास करेंगे, अपने सरकार के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से। जहाँ तक बात भूपेंद्र सिंह जी की है, भूपेंद्र चौधरी जी की है जी, अगर उनको लाया गया है तो उसके पीछे मंशा ये है कि जो एक तरह का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई किसान आंदोलन की, किसी भी तरीके से चुनाव भले जीत लिया गया हो तमाम समीकरणों के आधार पर और जो भी परिस्थितियाँ बनी हो, लेकिन मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो किसानों की एक दूरी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान था, उस दूरी को कम करने का ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब आपने किसानों से ये वादा किया हो कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, उस पर कोई काम ना किया गया हो, जब यूरिया का जो खाद का बोरा होता था जिसमें पहले 50 किलो होता था उसको 45 किलो कर दिया गया हो और उसके बाद दाम भी बढ़ा दिए गए हों और किसानों को कोई सुविधाएं ना दी गई हों, जो मुआवजे की बात रहती थी उसमें कोई ख़ास व्यवस्था ना हो, जो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात थी उस पर कोई ख़ास व्यवस्था न की गई हो, तो ऐसे में जो किसानों को हर जगह छलने का काम किया गया तो एक लॉलीपॉप की तरह ही ये फैसला उनका मालूम होता है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतना संगठन पे काम करने की क्या ज़रूरत है। प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वो पार्टी है जो विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने में ज़्यादा विश्वास करती है। आप गोवा के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, कर्नाटका के अंदर देख लीजिए, उत्तरांचल के अंदर देख लीजिए, आप एक के बाद एक राज्य दर राज्य जाते रहे। कमेंट के शुरुआत में कहा कि ये प्रक्रिया है और मैं जो है बधाई देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जरूरत क्या है? मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता, मैंने बधाई दी है भूपेंद्र जी को और मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय नेतृत्व को कि इतना ज्यादा गंभीरता से आप संगठन पे काम करने की जरूरत क्या है कि जब आप विधायकों की खरीद फरोख्त करके, नेताओं की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, आप सरकारों को हाईजैक करने का काम करते हैं, आप जनादेश का अपमान करने का काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि संगठन पे इतनी कवायद करने की। ठीक है, अवनीश त्यागी जी से जो है वो जवाब ले लेते हैं सर। अवनीश जी, सबसे बड़ा जो सवाल है वो किसानों को लेकर ही कि किसानों को इस साधने के लिए ये जो एक जो चाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चली गई है। जाट नेता को सामने लाया गया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और कहा गया कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों की आय जो है वो दोगुनी नहीं हुई है। तमाम जो आरोप है खासकर किसानों को लेकर जो है तमाम सवाल हमारे जो सभी मेहमान यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने उठाए हुए हैं। देखिए शांतनु जी, ये जो किसान का मुद्दा है जी, ये 2014 के बाद से लगातार कहा जा रहा है और 2014 के बाद से लगातार भाजपा की जीत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 4 चुनाव लगातार भाजपा जीत चुकी है और लोकतंत्र में जनादेश से बड़ी कोई अदालत नहीं। जनादेश जिसके पक्ष में आया, समझो जनता उससे खुश, जनता उसकी नीतियों से खुश, उनके कार्यक्रमों से खुश, उनके नेतृत्व से खुश। और भाजपा के सामने एक खास बात में और ध्यान करने की है कि विपक्ष ने तमाम प्रयोग करे। उत्तर प्रदेश में तमाम गठबंधन हुए। 2017 में जो चुनाव हुआ तो 2 लड़के आए, 2 लड़कों का प्रयोग फेल हुआ। 19 में सपा बसपा जिसे सबसे बड़ा गठबंधन कागजों में दिख रहा था कि भी इतने % वोट, इतने % वोट। लोकदल भी आया, कांग्रेस भी पीछे से आई। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को, अच्छे नेताओं के नेतृत्व को और कार्यक्रमों को जनता ने स्वीकार करा और भारतीय जनता पार्टी के जीत का रथ चलता रहा। 22 का चुनाव जरा चुनौती का था। 22 के चुनाव में प्रयोग करा समाजवादी पार्टी ने, खासतौर से छोटे दलों को लेकर गठबंधन किया, पर वो सारे गठबंधन भी, वो सारा प्रयोग, तमाम प्रयोग फेल हो चुके। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, नेतृत्व की नीयत को सराहा, उस पर भरोसा करा और लगातार जीत दिलाई। और योगी जी की जीत तो मैं इसलिए काबिल तारीफ कहूँगा कि 37 साल बाद कोई सरकार पूर्ण बहुमत की बन हुआ पाई। वो सुशासन की वजह से, अपने कार्यक्रमों की वजह से, जनता के बीच रहने की वजह से। जनता के बीच रहे हैं तो जनता के मन को टटोला है, जनता के मन को टटोला है तो जनता के मन की अपेक्षाओं को पूरा किया है।
जनता सर, ने भरोसा जीता जी, है। भारतीय वो जनता सब पार्टी ठीक के है, ठीक है, नेतृत्व सर। का, शांतनु जी, नेतृत्व का कहना है देखिए आपने कि कोशिशें सबका की, साथ, आपने सबका कोशिशें की। विश्वास, देखिए सबका विकास ये जो और कहा सबका जाए कि जो प्रयास। रिजल्ट है, जो भले ही भारतीय जनता पार्टी जीतती रही हो, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आपने एक प्रयास किया, लेकिन वो जो है तमाम कहा जाए कि एक बेल्ट के जो किसान हैं उनको पसंद नहीं आया। जो कृषि कानून लेकर आए गए उनको पसंद नहीं किया गया। देखिए, इसके जरिए आपने कोशिश की थी कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो होगी या नहीं होगी, या होती या नहीं होती, ये चर्चा का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवाल अभी भी बना हुआ है ना कि सर किसानों की आय आखिर दोगुनी कब होगी? शांतनु जी, किसान की आय एकदम बढ़ी है। बीच में कोरोना है, तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं, उससे थोड़ा सा डैमेज हुआ इस अभियान को, पर किसान पहले से ज्यादा खुश है। किसान को बढ़िया बिजली मिल रही है, किसान को उपज का मूल्य मिल रहा है, एमएसपी पे खरीद भी हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार के शासन में खरीद नहीं होती थी, अब खरीद होने लगी है। किसान को किसान निधि का लाभ मिल रहा है, किसान को खाद मिल रहा है, यूरिया को लेके मारामारी नहीं हो रही, कृषि यंत्रों पे छूट दी जा रही है। ये तमाम योजनाएं जो दी गई हैं किसानों को, किसानों को कितना बकाया जरा वो भी बता दीजिए। किसानों को जब मिला है तभी किसानों ने पसंद किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी आप बात कर रहे हो, जो अन्य प्रदेशों में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बेहतर रिजल्ट मिले हैं। बेहतर रिजल्ट की वजह से ही ये कार्यकर्ता को एक लाए हैं, हम अपने कार्यकर्ता पश्चिम को लाए हैं, भारतीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, और उसको कमान दी है। एक संदेश दिया है कि कार्यकर्ता हमारे यहाँ सर्वोच्च पद पर पहुँच सकता है। इसको जात बिरादरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो सामान्य किसान परिवार से आने वाले हैं। सामान्य किसान परिवार का बेटा जब प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो एक संदेश जाता है कार्यकर्ताओं में भी, उस वर्ग में भी। और मैं पार्टियों की नहीं कर रहा, जो परिवारवादी पार्टी है उनकी बातें नहीं कर रहा। और खास तौर से मैं डीपी सिंह जी को कह रहा हूँ कि जिन्होंने कहा ये भी बात कि वो अभी तो उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं तलाश पा रहे। जब चुनाव आएगा तो शायद प्रत्याशी भी ना तलाश पाए। अभी दो उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, उनका मैं जिक्र कर दूं कि उन चुनावों में तो वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए। चुनाव लड़ने की जब तैयारी नहीं है, जब विपक्ष इतना आत्ममुग्ध है या इतना बेफिक्र हो गया है जनता के सवालों से, जनता की कोशिशों से, जनता की समस्याओं से, उनको चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता कर रही है, जनता की समस्याओं के लिए लड़ रही है, जनता को हर योजना का लाभ पहुंचा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं से नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती जा रही है। उत्तर प्रदेश अब विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। योगी जी के नेतृत्व में सुशासन हो रहा है, अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है, गुंडागर्दी, माफियागर्दी सब समाप्त हो चुकी है, जनता का प्यार बेहद मिला है। इसीलिए अप्रत्याशित नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार आ रहे हैं। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दिलीप जी, किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का ये जो मूव है, जिस तरह से कहा जाए कि भूपेंद्र चौधरी जी को कमान दी गई है प्रदेश के, किस तरह से देखते हैं आप इसको? और जिस तरह से जातिगत समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। शांतनु जी, चुनाव के दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला होता है चुनाव की जीत और हार, और दूसरा होता है उस जीत और हार के पीछे जो कंपैरेटिव एनालिटिक्स होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 24 जिलों में 126 सीटें हैं, उनमें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 100 सीटें जीती थी, सरकार बनाई। 2022 में भी भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उन 126 सीटों में से पहले के कंपैरिजन में सीटें गिरी। लगभग 85 सीटें, अगर मुझे ठीक से याद है, तो 85 सीट्स इस बार उनकी आई थी। तो ये जो गिरावट आई, अब इस गिरावट के पीछे कई कारण थे। या तो किसान का आंदोलन ने उसको इफेक्ट किया, या आरजेडी और समाजवादी पार्टी का जो समावेश हुआ आपस में, उसने उसको नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी सीट पर या किसी महत्वपूर्ण सीट पर कोई चुनाव करती है तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। जाहिर सी बात है कि 2024 केंद्र सरकार का चुनाव है, बहुत मजबूत चुनाव है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि केंद्र सरकार में कोई अपोजिशन में बढ़िया नहीं है पार्टी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं से अपने आप को लूज नहीं करना चाहती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र चौधरी जी को वहाँ की कमान दी गई है। उस कमान देने के कई कारण हैं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और 2011 से लेकर 2018 तक वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी रह चुके हैं, तो वो क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशली किसानों के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अभी लखीमपुर में किसानों का धरना फिर से हुआ, वो चीज अभी तूल पकड़ रही है, और 2024 का चुनाव आते आते ये चीज और तूल पकड़ेगी।
अपोजिशन इसको हवा देने की कोशिश करेगा, चुनाव का माहौल खराब करने के लिए, या किसानों को, या जो किसानों की कमियां हैं जो वास्तव में कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट जाते हैं और उन वोट को और सिक्योर करने के लिए भूपेंद्र चौधरी जी को वहां की कमान संभाली गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद से बड़ा क्षेत्रवाद को साधने की कोशिश करी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरा साधने के मद्देनजर रखते हुए ही चौधरी साहब को वहाँ की कमान दी गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण इसको साधने के लिए ही भूपेंद्र चौधरी को कमान दी गई है। इस पर भी आपकी तमाम जो मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं।